हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई एम अनुराधा कश्यप और बायोलॉजी मेंटर। आज मैं आपके लिए जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेस वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था उसका सेकंड पार्ट आप लेकर के आई हूँ। हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। उसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको करवाई थी उसका मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप आपको आज दे दूँगी और हम कोशिश करेंगे कि आज हमारा चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो सके, राइट। तो क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है और मैं इसको ऐसे ही नहीं खींचना चाहती कि बहुत स्पीड पे हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आपको समझ आए। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है, आप एक बार जाकर के उस पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी बच्चे उस पार्ट को देखकर यहाँ पर आएंगे उनको ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आई होप आपको आवाज़ क्लियर होगी एंड द सेकेंड थिंग, आपको जो क्वालिटी है वो भी इसकी सही मिल रही है। एंड अगर आपको किसी भी तरीके से नोट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर आपको नोट्स दे दूँगी। आप लिंक जो होगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ पे जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड जो फर्स्ट पार्ट रहने वाला है इस चैप्टर का, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वन शॉट फॉर नीट बायोलॉजी। तो वहाँ पे जाकर के आप अलग से प्लेलिस्ट में मेरे जितने भी चैप्टर अब तक अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ पर जाकर के उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि जब हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की बात करते हैं तो हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन करने के लिए, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली यूज़ करते हैं। क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब? इसका मतलब होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू मैनिपुलेट द जीन, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जीन डाल रहे हो, अपना डिज़ायर का जीन डाल रहे हो ताकि आप अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सको। दैट इज़ एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग। और उसके लिए बहुत सारे टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि सबसे पहले अगर जब आप इस चैप्टर को डील कर रहे हो तो यू हैव टू एटलीस्ट, आपको 3 चीज़ें इसमें रिक्वायर होंगी। फर्स्ट होगा आपके पास डिज़ायर्ड जीन, जैसे कि मान लीजिए आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बायोल्यूमिनिसेंस का जीन बताया था कि जब आप किसी जेली फिश से कोई ऐसा जीन उठा रहे हैं जो चमकता हो तो वो हमारे लिए दैट इज़ अ डिज़ायर्ड जीन, राइट। अब उस डिज़ायर्ड जीन को मैं होस्ट के अंदर डालना चाहती हूँ, तो मतलब मुझे सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या स्टडी करना है इस चैप्टर में? होस्ट। अब जब आप एक जीन को दूसरी जगह पर लेकर के जाते हो तो यू रिक्वायर्ड अ टैक्सी। आपको एक टैक्सी की भी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे एक जो टैक्सी का काम करती है वो होता है एक वेक्टर। तो यानी हमें तीसरी चीज़ क्या पढ़नी है? वेक्टर पढ़ना है। तो जीन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, फिर हम टैक्सी के बारे में यानी व्हीकल के बारे में, जो हमारा वेक्टर है यहाँ पे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा दैट विल बी द होस्ट, जिसके अंदर मैं अपना डिज़ायर्ड जीन जो है जाकर के ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो देखो, जब हमने डिज़ायर्ड जीन की बात की थी बेटा, तो डिज़ायर्ड जीन में मैंने आपको कहा था कि आपको सेल ब्रेकिंग एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। सेल ब्रेकिंग एंजाइम क्या होते हैं? एक्चुअली सेल ब्रेकिंग एंजाइम वो होते हैं जो सेल को तोड़ देते हैं। तो अगर आप एनिमल सेल से ले रहे हो अपना डिज़ायर्ड जीन तो आपको लाइसोजाइम की ज़रूरत होगी। अगर आप बैक्टीरिया से ले रहे हो तब भी आपको लाइसोजाइम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई फंगस ले रहे हो तो आपको काइटिनेज की रिक्वायरमेंट है। प्लांट सेल वॉल होती है प्लांट के पास, इसलिए प्लांट की सेल वॉल को पहले आपको तोड़ना होगा, इसलिए सेल्यूलोज की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह फंगल सेल को तोड़ने के लिए आप पैक्टिनेज की रिक्वायरमेंट भी आपको हो सकती है, अगर प्लांट और फंगस पैक्टिन की बनी हुई है, ठीक है। जब आपने सेल को तोड़ दिया तो सेल के अंदर जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे वो आपके आ जाते हैं, जैसे आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और लिपिड्स हो गए। तो वो सारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके पास आ जाते हैं। बट आपको अपना एक डिज़ायर्ड जीन चाहिए। डिज़ायर्ड जीन जो होगा वो डीएनए के अंदर ही होगा, इसीलिए हम बाकी के जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उन सबको तोड़ देते हैं बाय यूजिंग दीज काइंड ऑफ एंजाइम। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एमाइलेज और आरएनए को तोड़ने के लिए हम आरएनएज यूज़ करते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ समझिए कि आपने यहाँ पे डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनएज यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया बेटा? क्योंकि अगर आप डीएनएज यूज़ कर लेते तो उस कंडीशन में पूरा ही डीएनए टूट जाता, और अगर पूरा डीएनए टूट जाता तो आपको आपका डिज़ायर्ड जीन नहीं मिल पाता। आपकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है कि आपको अपना डिज़ायर्ड जीन रिक्वायर है, राइट। तो उसके लिए हम अपने पूरे के पूरे डीएनए को इंटैक्ट रखते हैं। अब जब हमारा डीएनए इंटैक्ट होगा तो जितने भी हमारे सुपरनेटेंट के अंदर वेस्ट मटेरियल होगा, जो टूटे हुए पार्ट होंगे, उन सबको आप डिकेंट
कर दोगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे और फाइनली आपके पास आपका डीएनए आ जाएगा जो कि आपका पैलेट की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप करा रही हूँ। तो वो डीएनए जब सेटल डाउन हो गया है नीचे, उस डीएनए को आपको निकालना है बाहर। तो आप क्या करोगे, उसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करोगे और आफ्टर एडिंग द चिल्ड इथेनॉल जो आपका डीएनए होगा वो एक धागे की फॉर्म में ऊपर की तरफ दिखाई देगा। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको बाहर निकालने की प्रोसेस को हम स्पूलिंग बोलते हैं। आफ्टर एडिंग द चिल्ड इथेनॉल जो डीएनए होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और थ्रेड की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इस थ्रेड को बाहर निकाल लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पूलिंग। ठीक है, जब आपने चिल्ड इथेनॉल भी डाल सकते हो, सोडियम एसीटेट भी डाल सकते हो। उसके बाद जब आपने स्पूल करके डीएनए को बाहर निकाल लिया है वाया प्रोसेस स्पूलिंग, तो वो जो डीएनए है दैट इज़ योर कंप्लीट डीएनए। अब उस कंप्लीट डीएनए में आपको अपना डिज़ायर्ड जीन ढूंढना है। देखो, जो कंप्लीट डीएनए ना उसका साइज़ बहुत बड़ा है, बट आपका जो जीन होगा दैट इज़ अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए, राइट। तो आपको उस बड़े डीएनए के अंदर से छोटा सा जीन ढूंढना है और उस छोटे से जीन को ढूंढने के लिए आपको बहुत ही केयरफुली पूरे डीएनए के अंदर कट लगाने होते हैं। तो कट लगाने के लिए हमारे पास एक एंजाइम आता है, एक टूल आता है जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, इसकी पूरी कहानी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा दी है इस चैप्टर के, तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा टूल होता है जो बहुत ही स्पेसिफिकली कट लगवाता है। वो अपनी रिकग्निशन साइट को पहचानता है, रिकग्निशन साइट पे जाकर के अपनी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को देखता है और जाकर के डीएनए में कट लगवा देता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें कहाँ से मिलते हैं? बैक्टीरिया से मिलते हैं। एक डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू ये हमें मिले थे और डिफेंस मैकेनिज्म में बैक्टीरिया ने अपने लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज एंजाइम बनवाए थे। मिथाइलेज का काम होता था मिथाइल ग्रुप को ऐड करना डीएनए पे, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम होता था डीएनए को कट करना। अगर मिथाइलेज ग्रुप नहीं लगा होगा किसी डीएनए के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उस डीएनए को कट कर देता है। बट अगर मिथाइलेज ग्रुप लगा हुआ है किसी डीएनए के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको नहीं पहचान पाता, जिसकी वजह से वो उसको कट नहीं लगा पाता। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म जो थी ये स्टार्ट की थी बैक्टीरिया के अंदर हुई थी। आई होप आपको विजिबल होगा। और यहाँ पे काफ़ी तरह के हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिल जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, है ना। जो टाइप 2 होता है दैट इज़ मोस्ट कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इनकी कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस थी। आई टोल्ड यू कि जो आपकी इकोलाई होगी आपको उसकी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट आपको याद रखनी होगी। इसकी 6 बेस पेयर की एक रिकग्निशन साइट थी जिसको हम बोलते हैं GAATTC। देखो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो होती हैं जिनको आप किसी भी तरीके से रीड करो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम या फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, आपको वो सेम ही दिखाई देंगी। ठीक, यहाँ पे भी वही है। GAATTC क्या है? दिस इज़ द रिकग्निशन सीक्वेंस, रिस्ट्रिक्शन साइट एक्चुअली एंड रिकग्निशन सीक्वेंस। और यहाँ पर आपका G और A के बीच में कट लगता है, इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, इसके कट लगाने के बाद आपको डिपेंड करता है किस तरीके का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसी अकॉर्डिंग हमें ब्लंट एंड या फिर हमें स्टिकी एंड्स मिल सकते हैं। जब आपने ईगो R1 से कट लगवाया था तो आपको कट कहाँ पे लगाया गया? ये जो कट था ये लगा था शुगर फॉस्फेट बैकबोन के बीच में, और ये हमें स्टैगर्ड और कोहेसिव और स्टिकी एंड्स देता है। लेकिन जब आप SMA1 को यूज़ करते हो उसकी सीक्वेंस है GGGCCC जो कि रिस्ट्रिक्शन साइट है यहाँ पे G और C के बीच में। तो जब ये कट लगाता है सीरेशिया मार्सिसेंस, उस टाइम पर आपको जो मिलते हैं बेसिकली जो एंड्स आपको मिलते हैं दीज आर द फ्लश एंड और ब्लंट एंड्स और नॉन स्टिकी और नॉन कोहेसिव एंड्स हमें मिलते हैं। ठीक, अब मैंने ये कहा था कि जब आप एक ट्रीट कर रहे हो, पूरे लैब के अंदर जब काम कर रहे हो तो आप एक डीएनए नहीं लेकर के चलते हो, आप बहुत सारी सेल्स लेते हो इनिशियली, तो आपके पास बहुत सारा डीएनए होगा उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसके अंदर ऐड किया तो आपको डिफरेंट फ्रैगमेंट यहाँ पे मिलेंगी, जिनमें से कुछ फ्रैगमेंट बड़े होंगे, कुछ फ्रैगमेंट छोटे होंगे, बट आपको उसको अलग करना है। अब अलग करने के लिए हमारे पास प्रोसेस क्या होती है? देयर इज़ अ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तभी तो इस चैप्टर का नाम रखा गया है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, क्योंकि आपको इसमें कुछ सिद्धांत को फॉलो करते हुए प्रोसेसेस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आती है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विच इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन डिज़ायर्ड डीएनए बाय डिज़ायर्ड जीन एक्चुअली बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब इसके बारे में कंप्लीट पूरा लेक्चर मेरे ऑलरेडी चैनल पर है, अगर जिसको देखना हो मैं लिंक दे दूँगी नीचे, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि जब आपके पास डिफरेंट सेगमेंट हैं जीन के, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, क्योंकि देखिए जब आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐड किया था ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको परफेक्ट एंड ही देगा, या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा एक जैसी ही पॉपुलेशन देगा। तो उस कंडीशन में कुछ डीएनए को वो बड़े फ्रेगमेंट में काट देता है और कुछ डीएनए को वो छोटे फ्रेगमेंट में काट देता है। बट हमें अपना डिज़ायर्ड जीन रिक्वायर है,
तो हम उसके लिए एक प्रोसेस लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो एगारोज का मतलब यहाँ पे है अगार अगार। अगार अगार जो होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें एक एल्गी से मिलती है, रेड एल्गी से, ग्रासिलेरिया या जिलेडियम हो गई, उनसे हमें, उन रेड एल्गी से हमें अगार अगार मिल जाती है। अगार अगार एक्चुअली एक मीडियम की तरह काम करती है। जब आप कभी कल्चर करती हो ना प्लेट को, बैक्टीरिया की प्लेट को अगर आप कल्चर करने जा रहे हो तो आप उसमें अगार अगार यूज़ करते हो मीडिया की तरह। और अगार अगार आपको कहाँ से मिलेगी बेटा, अगार अगार आपको मिलती है रेड एल्गी से, एक्चुअली इसको हम सीवीड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, एक सेटअप मिलता है पूरा मार्केट के अंदर। जैसे मान लीजिए आपका एक बॉक्स है, बॉक्स मान लीजिए, और वो बॉक्स ऐसा है जिसके दोनों साइड पे एंड्स पे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। तो मान लेते हैं एक बॉक्स है और उस बॉक्स की कुछ गहराई है, उस डीपनेस में जो उसकी डेप्थ है उसके अंदर आपने क्या भर दिया है, एगारोज जेल भर दिया है। अब एगारोज जेल भरने का मतलब क्या है, आपने पहले जेल को गर्म किया, जेल जब थोड़ा सा मोल्टेड फॉर्म में हो गया, हल्का गर्म हो गया, पिघल गया, तो उसके बाद आपने उसको इस बर्तन के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये पूरा मार्केट में मिलता है। इसके अंदर डालने के बाद उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। लेकिन उससे पहले क्या कीजिए, जब वो गर्म होगा तो आपको इस पूरे सामान के साथ, इस पूरी किट के साथ एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। जैसे घर में आप कॉम्ब यूज़ करते हो ना, कॉम्ब में जैसे स्टिक्स होती हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपने उस कॉम्ब को उसकी एक एंड पे लगा देना है, ठीक है। आपने उसको, इस कॉम्ब को एक एंड पे लगा देना है। अब आप इसको ठंडा होने दीजिए। जब आप इसको ठंडा होने देंगे तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा अगार अगार, तो पूरे बर्तन में अगार अगार होगा। अब आपका जो कॉम्ब है, अब आप उस कॉम्ब को निकाल लीजिए। जब आप उस कॉम्ब को निकालेंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएंगे, वहाँ पे इस तरीके से वेल बन जाएंगे। ये देखिए वेल्स यहाँ पे बने हुए हैं। ये वेल्स जब बनेंगे, अब आपका काम शुरू हो गया है। इस वेल्स के अंदर आपको क्या ऐड करना है बेटा, इस वेल्स के अंदर हमें ऐड करना है अपना सैंपल, जो आपने इस प्लेट में, जो आपने टेस्ट ट्यूब में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करवाया था डीएनए को, उस डीएनए के जो छोटे बड़े जितने भी फ्रेगमेंट थे वो सब मिक्स हैं। अभी आप क्या कीजिए, नैनोग्राम में पिपेट के थ्रू उस सैंपल को उठा लीजिए अपने टेस्ट ट्यूब से और बाद में इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। इन वेल्स को फिल कर दीजिए। हमेशा एक बात याद रखना कि हमेशा जो आप सैंपल लोगे वो बहुत ही कम अमाउंट में आपको लेना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो नहीं लेना है, ठीक है। नैनोग्राम के अकॉर्डिंग हम उसको लेंगे। अब पिपेट से हम उनको इन वेल्स के अंदर भर देंगे। पहले वेल के अंदर हमेशा स्टैंडर्ड डीएनए को भरा जाता है। स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो किट में सैंपल में मिलता है हमें। हम उस स्टैंडर्ड डीएनए को फर्स्ट लेडर में फिल कर देते हैं। फर्स्ट लेडर में फिल करने के बाद जो आपके पास बाकी के सैंपल होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट वेल में स्टैंडर्ड को फिल किया हुआ है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, यानी कि मैं बार बार लूँगी सैंपल को और उसको इसमें ऐड करती चली जाऊँगी, ठीक है। अब ऐड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपने उसको ऐड कर दिया, क्लियर। ऐड करने के साथ साथ देखो डीएनए का कोई कलर नहीं होता, इसलिए आपको डीएनए को हमें दिखाई दे एक्चुअली डीएनए, उस डीएनए को देखने के लिए आप इसमें एक डाई भी ऐड करोगे। मेरी बात आराम से सुनना कि जब आप इसमें, आपको अपने क्लासरूम के अंदर सिर्फ डीएनए को देखना है कि डीएनए कहाँ तक पहुँचा, इस एगारोज जेल के ऊपर डीएनए कहाँ तक मूव कर रहा है। अगर आपको सिर्फ वो देखना है तो आप मिथिलीन ब्लू यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो रूम के अंदर विजिबल लाइट में दिखाई दे जाएगी, यानी आपका डीएनए जो है वो अपीयर होगा ब्लू कलर का, राइट। बट अगर आप उसको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो तो आपको इसके साथ एक ऑरेंज डाई डालनी होगी, जिसको हम इथिडियम ब्रोमाइड बोलते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड आपको क्लासरूम के अंदर एज इट इज़ नहीं दिखाई देगी, विजिबल लाइट में नहीं दिखाई देगी। आपका डीएनए कहाँ तक पहुँच गया है, इफ़ यू वांट टू ट्रेस योर डीएनए, तो उस कंडीशन में आपको अपनी यूवी जो इथिडियम ब्रोमाइड है उसको देखने के लिए, ऑरेंज कलर को देखने के लिए आपको पूरे सेटअप को उठा करके यूवी रेस के अंदर लेकर के जाना होगा। वहाँ पे हमें विजिबल होगा कि जो हमारा डीएनए है वो मूव करता हुआ कहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये मेन कंसेप्ट तो समझ आ गया कि आपके पास एक बर्तन था, उसमें आपने अगारोज जेल डाल दिया, उसको हल्का सॉलिड होने दिया, साथ में आपने कॉम्ब भी ऐड कर दिया ताकि वेल्स फॉर्म हो सकें। वेल्स में एक स्टैंडर्ड है जो कि हमें स्टैंडर्ड देगा। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, जैसे सपोज़ अगर मैं बोल दूँ कि आप शुगर लेकर के आ जाइए, है ना, लेकिन अगर मैंने आपको उसका अमाउंट नहीं बताया, मैंने उसका अमाउंट आपको नहीं बताया है कितनी लेकर आनी है, तो आप नहीं समझ पाओगे कि कितना लाना है। और अमाउंट को बताने के लिए मुझे एक यूनिट डिसाइड करनी होगी, तो वेट को डिसाइड करने के लिए जैसे किलोग्राम है, ग्राम है, लेंथ को डिसाइड करने के लिए मीटर है, सेंटीमीटर है। इसी तरीके से जब आपको किसी चीज़ की कंपेयर करनी है किसी के साथ, तो आपको एक स्टैंडर्ड देना पड़ता है। एंड ये दिस इज़ द स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्या है, लेडर है, ठीक है। अब आपने सैंपल इसके अंदर ऐड किया हुआ है, तो जब ये सैंपल मूव करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस लेडर से किस किस के साथ कंपेयर हो रहा है, ठीक है।
अब ये सब करने के बाद जब आपने डाई भी इसके अंदर ऐड कर दी, इथेरियम ब्रोमाइड एक्चुअली ऐड कर दिया, तो आपने क्या करना है, इसके पास इलेक्ट्रोड होते हैं, ये जो पूरा सेटअप है इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रोड को आप स्विच में लगा करके स्विच ऑन कर दीजिएगा। अब डीएनए आपका रन करना शुरू करेगा। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्लियर कर देती हूँ आपका। डीएनए जो होता है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। हमेशा जो डीएनए होता है बेटा वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट। तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट अगर आपको करवाना है उसको, तो आपको उसको वेल जो है वो डीएनए के नेगेटिव की तरफ ही रखने होंगे, यानी कि दिस विल बी द नेगेटिव साइड ऑफ योर डीएनए। यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को आप ऐड करोगे ना, मतलब यहाँ पे आप डीएनए को ऐड करोगे इन सैंपल में, तो इसका मतलब ये एंड कौन सा है, नेगेटिव एंड है। लेकिन डीएनए अट्रैक्ट होगा, दूर कब जाएगा, जब वो पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यानी कि ये एंड कौन सा होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव एंड को आप क्या बोलते हो, कैथोड। पॉजिटिव एंड को आप क्या बोलते हो बेटा, पॉजिटिव एंड को एनोड बोला जाता है। तो यानी कि ये वाला एंड जो है वो एनोड है, ये वाला एंड जो है वो कैथोड है, ठीक है। या फिर हम बोल दें कि डीएनए जो है वो एनायन है और बेसिकली इनको आगे की तरफ मूव करना है। क्लियर। अब देखो जो एगारोज जेल आपने बिछाया हुआ है और जब आपने इलेक्ट्रोड को चला दिया, इलेक्ट्रोड को रन कर दिया, स्विच को रन कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो डीएनए है वो भाग भाग के आगे जाएगा, ठीक है। लेकिन जो जिस मीडिया के ऊपर वो भाग रहा है एक्चुअली, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, डीएनए आपने इस तरफ भरा है, तो वो जब आगे की तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव साइड में बेटा आपके पास जाना है उसको, तो इस कंडीशन में उसको मूव करना होगा एगारोज जेल के ऊपर, ठीक है। एगारोज जेल के ऊपर जब वो मूव करता है तो एगारोज जेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर रेटिकुलर साइट्स, रेटिकुलर जो है कंडीशन होती है। रेटिकुलर कंडीशन का मतलब होता है जाल जैसी कंडीशन होती है, नेटवर्क होता है जाल का। तो इसीलिए जो आपकी बड़े डीएनए होंगे साइज़ में वो इसके बीच में फंस जाएंगे, ठीक है। जो बड़े डीएनए होंगे वो फंस जाएंगे और जो छोटे डीएनए होंगे वो मूव कर करके दूर चले जाएंगे। इसको हम बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। जैसे छलनी होती है ना, चाय छानते हो जिसके अंदर आप, तो चाय छलनी वाली कंडीशन ही आप समझ लीजिए कि जो एगारोज बिछा हुआ है नीचे, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं और उन पोर्स के अंदर बड़ा डीएनए फंसता जा रहा है और छोटा डीएनए उस पे से मूव करके दूर चला गया है। तो यानी कि जो आपका डीएनए सबसे दूर मिलेगा वो साइज़ में सबसे छोटा होगा। तो एगारोज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने इसमें एगारोज को, अगार अगार को यूज़ किया है। जेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो अगार अगार है वो ना तो बहुत सॉलिड है, वो ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड कंडीशन में है। आपने मोल्ट करके उसको ठंडा कर दिया है, सॉलिड कर दिया है। और फाइनली इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोरेसिस का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ द सैंपल। सैंपल क्या है, आपका डीएनए है, तो मूवमेंट हो रही है डीएनए की अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। और एगारोज यहाँ पे कैसा इफेक्ट देता है बेटा, ये आपको सीविंग इफेक्ट देता है, जैसे छलनी का होता है वैसे ही आपका डीएनए इसके ऊपर से मूव कर करके जाता है। तो आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि जब आपको इसको ब्लू कलर के ये दिखाई देंगे तो ये मिथिलिन ब्लू डाई आपने सैंपल में ऐड की होगी। जब सैंपल ऐड कर रहे थे उसी टाइम पे मिथिलिन ब्लू ऐड कर दिया ताकि रूम पे ही आपको दिखाई दे जाए। लेकिन अगर आपको इसको यूवी रेज में देखना है तो आपको इसके अंदर इथेरियम ब्रोमाइड ऐड करनी होगी। होता क्या है कि जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और जैसे सीढ़ियाँ होती हैं डीएनए की स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही होती है, जैसे स्टेयर्स होती हैं घर की, बिल्कुल डीएनए वैसे ही होता है। उसके पास शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती हैं दो और अंदर की तरफ इन्वर्टेड नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एडेनिन, जो बेसिकली एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चार आपके होते हैं नाइट्रोजनस बेस। और ये जब आपस में जुड़ते हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन रूल फॉलो करते हैं, तो ये हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। तो जो डाई होती है एक्चुअली वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड अंदर बने हुए हैं उनके साथ इंटरकैलेट कर जाती है, उनके अंदर घुस जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, जिसकी वजह से यूवी रेज में आपको ये ऑरेंज कलर के बैंड्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ऑरेंज बैंड आपको अगर देखने हैं तो आपको इथेरियम ब्रोमाइड या फिर आर्जिनिन ऑरेंज यूज़ करनी होगी। एनसीईआरटी में इथेरियम ब्रोमाइड दी गई है। अगर आपको ब्लू बैंड्स देखने हैं तो मिथिलिन ब्लू ऐड करनी होगी और आपको ये यूवी रेज के अंदर ही दिखाई देगी। सैंपल जब रन करेगा तो छोटा साइज़ आपको टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड मिलेगा, छोटा डीएनए आपको टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड मिलेगा और बड़ा डीएनए आपको हमेशा नेगेटिव एंड की तरफ ही मिलेगा, वो आपका वेल से ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा।
ऐसा डीएनए जो बड़ा है साइज़ में, उसको हम अनडाइजेस्टेड डीएनए भी बोल देते हैं। अनडाइजेस्टेड क्यों बोल देते हैं? क्योंकि मे बी जब आपने उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर आप उसके साथ काम कर रहे थे, तो हो सकता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने उन पे काम ही नहीं किया हो और उसका साइज़ बड़ा ही रह गया हो। इसके अलावा हो सकता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काम तो किया हो लेकिन उतना प्रॉपर काम ना किया हो, इसलिए हम उसको पार्शियली डाइजेस्ट बोल देते हैं। और कुछ केसेस में वो कंप्लीट हमें डाइजेशन करके हमारा डिज़ायर्ड जीन दे देता है, जो कि साइज़ में आपको बहुत छोटा या फिर आपको आखिर में दिखाई दे रहा है, जो टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। इसके थ्रू हमने क्या किया, अपने डीएनए को सेपरेट कर लिया है। जो डिज़ायर्ड जीन हमें रिक्वायर था वो हमें मिल गया है। और ये पूरी टेक्निक डिस्कवर की थी ए टाइसिलियस ने। इसका जो प्रिंसिपल रहता है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो होता है बेसिकली सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़, यानी कि जिसका साइज़ छोटा होगा वो डीएनए आपका अलग हो जाएगा बड़े साइज़ के डीएनए से। तो सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो, जो ज़्यादा डीएनए होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, वो पास रहेगा, और जो डीएनए छोटा होगा मॉलिक्यूलर साइज़ में कम होगा, वो डीएनए दूर हो जाएगा। ठीक है, चार्ज के बेस पे नहीं कर सकते एक्चुअली, क्योंकि फ्रेगमेंट कितना भी बड़ा या छोटा हो उसका चार्ज हमेशा डीएनए का नेगेटिव ही रहने वाला है। तो चार्ज इज़ नॉट द प्राइमरी क्राइटेरिया टू सेपरेट ऑल द डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये डीएनए डिज़ायर्ड जीन है। सपोज माय डिज़ायर्ड जीन इज़ दिस, जो चमक रहा था, जो चमकने का डिज़ायर्ड जीन मैं लेकर के चल रही थी शुरू से, वो मान लेते हैं मेरा डिज़ायर्ड जीन ये वाला डीएनए है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस डिज़ायर्ड जीन को यहाँ से निकाल लूँगी, लेकिन साथ में थोड़ा सा जेल भी मैं निकालूंगी, एगारोस जेल भी निकालूंगी। तो सेपरेशन ऑफ द डीएनए या फिर रिमूवल ऑफ द डीएनए या रिमूवल ऑफ द डिज़ायर्ड जीन विद जेल इज़ नोन एज इल्यूशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन का क्या मतलब होता है कि आपने डिज़ायर्ड जीन को उठा लिया जेल के साथ। ठीक है, अब आपने डिज़ायर्ड जीन को उठाया और इल्यूशन करवा दिया, इसका मतलब कि आपने इसको निकाल लिया। अब एक और प्रॉब्लम आ गई बेटा, आपने इसको निकाल तो लिया लेकिन इट इज़ इन वेरी लेस अमाउंट, ये बहुत ही कम अमाउंट में आपके पास है। इतने कम अमाउंट में आप इसके साथ काम नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको अपना डिज़ायर जीन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो आप एक और टेक्निक फॉलो करोगे जिसको हम बोलते हैं PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे काम करती है। ओके, तो चलिए आप समझते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। ओके, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में समझने से पहले ये समझ लीजिए कि आपके पास जो डिज़ायर्ड जीन आया है आपका, दैट इज़ इन वेरी लेस अमाउंट, यू वांट टू इंक्रीज़ इट। तो अगर आप उसको एम्पलीफाई करना चाहते हो तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड दिस प्रोसेस इज़ लाइक डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलर्स इन 1985। 85 के अंदर आपका जो कैरी मुलर्स जी थे, उन्होंने पूरी की पूरी टेक्निक को डिस्कवर किया था। उनको पता लगा था कि अगर आपके पास सैंपल बहुत ही कम है तो आप उसको ज़्यादा लेकर के आ सकते हो। देखो अभी हुआ क्या था ना, कि आपने सुना भी होगा PCR के बारे में, RT-PCR हो गया, रियल टाइम PCR जिसको हम बोल देते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट PCR होते हैं एक्चुअली। जब आपने कोरोना की बात हम कर रहे थे तो कोरोना वायरस बहुत ही कम अमाउंट में जब होता है, बट आप उसको देखना चाहते हो कि आपके ब्लड के अंदर है या नहीं, तो ऐसी टेक्निक में हम क्या करते हैं कि ब्लड का सैंपल ले लेते हैं और उसका PCR करवाते हैं। उससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे ब्लड के अंदर किसी भी फॉरेन पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन है वो कितने अमाउंट में है। तो डायग्नोसिस हमारे लिए इजी हो जाता है और हमें शुरुआत में ही पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन है। तो PCR क्या करता है एक्चुअली, वो सैंपल को एम्पलीफाई कर देता है, उसका नंबर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो ईजी हो जाता है डिटेक्ट कर पाना। यही काम यहाँ पे किया गया कि जब डिज़ायर्ड जीन बहुत कम अमाउंट में था, हमें इसको ज़्यादा बनाना था, तो क्या किया गया कि उसको PCR करवा दिया गया। सबसे पहले तो उस डिज़ायर्ड जीन को निकाल करके, डिज़ायर्ड DNA के पीस को निकाल करके क्या किया गया, ल्यूक वाटर के अंदर रख दिया गया, ना हल्का मतलब कि काइंड ऑफ हल्का गर्म और हल्का ठंडा, है ना, ऐसे पानी के अंदर उसको रख दिया गया। उसके बाद उसको आगे स्टेप में लेकर के जाया गया। अब देखो जो PCR होता है उसके लिए एक सेपरेट मशीन होती है, इसको हम थर्मल साइक्लर भी बोल देते हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। PCR इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर द नीट। इवन एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बहुत ही हॉट टॉपिक है, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट। एक्चुअल में बोलूँ तो ये पूरा चैप्टर ही हाईली इंपॉर्टेंट है। इसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप स्विच कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, आपको करना ही
बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं बता रही हूँ पीसीआर के बारे में। पीसीआर जो है आपका इसमें बेसिकली क्या कर सकते हो कि आपको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पीसीआर में आपको अपना डिज़ायर्ड जीन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, राइट। तो इसके लिए एक पूरा सेटअप है। आपकी लैब के अंदर एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल साइक्लर। थर्मल साइक्लर उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करता है, इसीलिए हम उसको थर्मल साइक्लर बोल देते हैं, क्योंकि उसमें एक साइकिल चलती रहती है। जो टेम्परेचर है उसकी एक साइकिल वेरी करती रहती है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज थर्मल साइक्लर। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपका डिज़ायर्ड जीन आप इसके अंदर ऐड करके रन करवाओगे मशीन को, तो ये मशीन 3 स्टेप फॉलो करेगी। पहला स्टेप होगा डिनेचुरेशन, सेकंड स्टेप होगा एनीलिंग एंड द थर्ड स्टेप विल बी योर एक्सटेंशन। ठीक है, आपने जो डिज़ायर्ड जीन डाला है उसका डीनेचुरेशन, यानी कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपने ऐड किया है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है नाइट्रोजनस बेस के साथ, पहली बात तो उनको तोड़ देना, उनको तोड़ना, क्योंकि वो टूटेंगे कैसे? वो टूटेंगे हाई टेम्परेचर पे। तो आप हाई टेम्परेचर दोगे जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डीनेचुरेशन। क्लियर? आप क्या करेंगे, उसी जो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए हैं, हमेशा हमें एक बात याद रखनी होगी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में समझाया भी जाता है बेटा, कि जब आपको डीएनए बनाना होता है, जब आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो डीएनए सिंथेसिस इज़ नॉट अ डी नोवो प्रोसेस, मतलब कि डीएनए खुद से नहीं बन जाता। डीएनए को बनाने के लिए हमेशा आपको एक रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ अ प्राइमर। और प्राइमर भी कौन सा? आरएनए प्राइमर। तो आपको एक आरएनए प्राइमर रिक्वायर होगा ताकि आप एक डीएनए बना सकें। तो अभी मेरे पास एक स्ट्रैंड मैंने लिया था डीएनए का, लेकिन मैंने हाई टेम्परेचर करने की वजह से उसके दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया है। अब उन दोनों स्टैंड में मैं क्या करूँगी, 5 प्राइम एंड पे क्या ऐड करूँगी, जो बेसिकली 3 प्राइम एंड की तरफ मैं क्या ऐड करने जा रही हूँ, मैं ऐड करूँगी एक प्राइमर, जो कि मैंने कहाँ बनाए होंगे? लैब के अंदर बनाए होंगे। इसीलिए एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि अनीलिंग स्टेप के अंदर आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे करके आपको अपना प्राइमर ऐड करना होगा, एंड दैट प्राइमर इज़ ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज्ड इन योर लैब। यानी कि लैब के अंदर आपने क्या किया है? आरएनए को सिंथेसाइज किया है। तो उसमें ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में आपने न्यूक्लियोटाइड 20 से 25 या 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड आप आरएनए के ऐड करते हो और उसको जाकर के यहाँ पे चिपका दोगे। अब ये एक डीएनए का स्ट्रैंड जो अलग हो चुका है, इसके साथ मैंने एक प्राइमर ऐड कर दिया एक साइड पे। अब आपको इसमें क्या देने हैं? आपको देने हैं डीएनटीपीज, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सब आपको रॉ मटेरियल ऐड करना है। साथ में आपको एक डीएनए पॉलीमरेज भी ऐड करना है। डीएनए पॉलीमरेज ऐड करने का मतलब क्या है? यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अगर नहीं होगा तो जो आपने प्राइमर ऐड किया है उसके आगे उठा करके आपके नए डीएनटीपीज नहीं लग सकते, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रोसेस में हम जो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, जिसको टैक पॉलीमरेज बोला जाता है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को क्या कर लेता है? टॉलरेट कर लेता है। देखो, अगर हमारी बॉडी के अंदर डीएनए पॉलीमरेज जो है, हमारी बॉडी के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेशन चलता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, राइट। उस कंडीशन में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो नेचुरल डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। लेकिन अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस ले रहे हो, आप 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका नॉर्मल डीएनए काम नहीं कर सकता, डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता। आपको एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड होता है, एंड दैट इज़ योर टैक पॉलीमरेज। डीएनए टैक पॉलीमरेज हम उसको बोलते हैं, थर्मोफिलस एक्वाटिकस इसको बोला जाता है। यानी कि एक ऐसे बैक्टीरिया से लिया जाता है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, जो थर्मल स्प्रिंग में रहते हैं बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया की बॉडी से ये निकाला जाता है। इसको हम बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। टैक क्या मतलब है? टैक का मतलब है एक ऐसा बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मोफिलस एक्वाटिकस, जो कि हाई थर्मल स्प्रिंग्स के अंदर हमें मिलता है, जो कि ईजिली टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, हाई टेम्परेचर को वो टॉलरेट करने की पावर रखता है। फाइनली जब आपने ओलिगो सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए, प्राइमर ऐड कर दिया, प्राइमर के बाद आपने बहुत सारे डीएनटीपीज और डीएनए पॉलीमरेज यानी कि टैक पॉलीमरेज को ऐड कर दिया, तो अब आपका डीएनए क्या करेगा? सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगा। ये आरएनए प्राइमर है, ये मेरा डीएनए का टेम्पलेट है, जो मेरा एक स्ट्रैंड है डीएनए का, इसके साथ मेरा एक और नया डीएनए बन जाएगा। इसी तरह जो मैंने दूसरा सेगमेंट लिया था डीएनए का, दूसरा स्ट्रैंड लिया था, उस पर भी मैंने आरएनए प्राइमर जोड़ा था, और वो क्या करेगा? मूव करेगा, आगे मूव करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटेंशन प्रोसेस, थर्ड स्टेप, और इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखा जाता है 72 डिग्री सेल्सियस, जिसके बाद मेरा एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड डीएनए के बन जाएंगे।
फिर मैं उसको और आगे लेकर के जाऊंगी, दोबारा प्रोसेस करवाऊंगी, तो फिर से मेरे पास क्या बन जाएंगे, और स्ट्रैंड बन जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा डीएनए का सेगमेंट जो है वो क्या हो गया है, एम्पलीफाई हो गया है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको नोट से समझा देती हूँ कैसे क्या कहा है मैंने। तो देखो, आई होप आपको विजिबल होगा ये। गिव मी वन सेक। जैसे ये मेरा डीएनए था, है ना। अब डीएनए के 2 स्ट्रैंड थे, इसको मैं पहले एक स्टेप में लेकर के गई हूँ, जिसको मैं बोलती हूँ डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में मान लीजिए मेरे पास ये डीएनए मेरा नेचुरल डीएनए था, जो मुझे मिला था यहाँ से इल्यूशन करने के बाद। इस डीएनए को मैंने डीनेचर करवाया, टेम्परेचर दिया 94 से 96 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड के लिए, जिसकी वजह से मेरे ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए के क्या हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं, दूर दूर चले गए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया है। हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे वापस पे आके जुड़ जाते हैं। फिर सेकंड प्रोसेस की, जिसको हम बोलते हैं एनीलिंग। इसके लिए टेम्परेचर रखा गया 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, 1 मिनट के लिए अप्रॉक्सिमेटली रखते हैं। प्राइमर हमने यहाँ पे ऐड किए, विच आर द प्राइमर क्या है, बेसिकली ओलिगो सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। आरएनए प्राइमर हमने ऐड किए, क्योंकि डीएनए खुद से खुद नहीं बन सकता, उसको आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 प्राइम एंड पे टेम्पलेट के हमने एक आरएनए प्राइमर को ऐड किया, दोनों तरफ अलग अलग। ठीक है, थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, टैक पॉलीमरेज ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पॉलीमरेज होगा जो डीएनटीपीज को लेकर के आएगा। डीएनटीपीज का मतलब यहाँ पे क्या है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो होंगे बेसिकली वो हम यूज़ करेंगे ट्राइफॉस्फेट वाले, तो वो लेकर के आएगा और वो यहाँ पे ऐड करेगा। एटीपी, जैसे एटीपी है, एटीपी भी क्या है, एक डीएनटीपी है, राइट। जीटीपी है, वो भी क्या है, एक डीएनटीपी है। और टीटीपी ये भी एक डीएनटीपी है। लेकिन जब ये ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में आ रहे हैं, जब ये टूटेंगे तो ये 2 फॉस्फेट निकाल देंगे, उसकी एनर्जी जो हमें मिलेगी उस एनर्जी का यूज़ करके ये यहाँ पे चिपक जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर है 72 डिग्री सेल्सियस, कई बार नीट में पूछा जा चुका है। इसको आप इतने सेकंड के लिए रख सकते हो। यहाँ पे आपको स्टेप याद रखने ज़रूरी है, वहाँ पे क्या हो रहा है ये याद रखना ज़रूरी है। प्राइमर के बारे में याद रखोगे और आप यहाँ पे टेम्परेचर याद रखोगे। टाइमिंग याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की जो हेल्प है वो भी देखोगे कि मैग्नीशियम आयन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फाइनली आप देखो कि मैंने स्टार्टिंग में एक स्ट्रैंड लिया था, जिसको मैंने तोड़ के 2 बनाए, फिर 2 के साथ मैंने आरएनए प्राइमर ऐड किए और फाइनली मेरे पास एक स्ट्रैंड ये बन गया, पूरा डीएनए का डबल स्ट्रैंड, और एक ही ये बन गया। इसी तरीके से जब मैं 30 टाइम साइकिल को रन करवाऊंगी तो मुझे 1 बिलियन के अराउंड कॉपीज़ मिल जाएंगी मेरे डिज़ायर्ड जीन की। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को इसलिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बाहर इजीली यूज़ कर सकते हो आप, इन विट्रो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो, यानी कि बॉडी से बाहर, नेचुरल प्रोसेस से बाहर आप इसको यूज़ कर सकते हो। खर्चा भी कम आता है, लेस कॉस्ट होता है, इजीली हो जाती है, बहुत कोई हमें टेक्निक नहीं लगानी पड़ती, एक बार ऑटो सेटअप कर दीजिए हो जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन लेती है, कुछ घंटों में ही आपको बिलियंस ऑफ कॉपीज़ मिल जाती हैं और एरर फ्री होती है। एक्चुअली इसमें ज़्यादा एरर नहीं आता है, आपका जो डीएनए है जैसा आपने डाला है वैसा आपको मिल जाता है एम्पलीफाई होकर के, है ना। एनसीईआरटी लिखती है कि इन 30 साइकिल बिलियन कॉपीज़ आर फॉर्म, बहुत सारी कॉपीज़ आपको इसकी मिल जाएंगी। टैक पॉलीमरेज के बारे में मैंने बता दिया कि ये थर्मोफिलस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से हमें मिलता है। इट इज़ हाईली स्टेबल एट द हाई टेम्परेचर। इसमें बहुत सारे और भी एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे पी फ्लू और पॉलीवेंट, ये आपको याद नहीं रखने हैं, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है बट मैं बता देती हूँ। पी फ्लू और पॉलीवेंट भी ऐसे ही आपके पास डीएनए पॉलीमरेज हैं जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। फाइनली नाउ यू हैव योर डिज़ायर्ड जीन सेगमेंट इन हाई अमाउंट। क्लियर, तो हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इस डिज़ायर्ड जीन को हम डालेंगे वेक्टर के साथ, क्योंकि मैंने कहा था कि इसको होस्ट तक अगर डिज़ायर्ड जीन को पहुंचाना है तो आपको एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मेरे पास जीन तो मिल गया, अब मुझे चाहिए वेक्टर। तो अब मैं पूरी डिस्कशन जो करूँगी वेक्टर की करूँगी, यानी सेकंड कंपोनेंट की करूँगी, वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो वेक्टर यहाँ पे मैंने दिखा तो दिया, लेकिन ये क्या है रियलिटी इसकी, उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। यहाँ पे मैं बताऊँगी पूरी वेक्टर की कहानी जो कि आपके एनसीईआरटी में दी गई है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो वेक्टर के बारे में जानने से पहले ये जानिए कि वेक्टर कैसा लेना चाहिए हमेशा। तो देखो, जिन बच्चों को वेक्टर के बारे में अभी तक भी कुछ समझ में नहीं आया उनको मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ। सपोज़ कर लीजिए कि ऐसे मान लेते हैं कि जब आपको बोलते हैं कि किसी को डेंगू हो गया है, हम बोलते हैं कि मॉस्किटो वहाँ पे एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है। मॉस्किटो वेक्टर की तरह बिहेव करने का क्या मतलब है, देखो मॉस्किटो ने एक इंसान के अंदर से जब ब्लड को सक किया तो उसने वो जो पैरासाइट है उसको भी उठा लिया,
ठीक है। अब पैरासाइट को उठाने के बाद उसने वही इन्फेक्टेड ब्लड जो है दूसरे बंदे को बाइट करते टाइम डाल दिया उसकी बॉडी के अंदर। तो बेसिकली पैरासाइट जो था वो दूसरे इंसान के अंदर चला गया। लेकिन क्या इसमें मॉस्किटो को कोई दिक्कत हुई? क्या मॉस्किटो को कोई हार्म हुआ? नहीं। मॉस्किटो ने सिर्फ कैरियर की तरह काम किया, एक जगह से चीज़ को उठाया दूसरी जगह पर डाल दिया, बट फाइनली वो वहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर वही चीज़ है, वेक्टर जैसे एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं और किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, उसकी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे वेक्टर करेगा, बट ये फास्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कैरी करेगा एक चीज़ को दूसरी चीज़, एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है। वेक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। ओके तो जब आप वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक देखते हो तो हमेशा ये बात याद रखना कि वेक्टर जो होना चाहिए वो पहली बात तो छोटे साइज़ का होना चाहिए, बहुत बड़ा वेक्टर आप नहीं लोगे। ठीक है। ओके तो जो वेक्टर आप लोगे उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। सेकंड चीज़ उसके पास ओराई साइट होनी चाहिए। थर्ड चीज़ उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। और फोर्थ उसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखो पहली बात तो जो वेक्टर है उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको होस्ट के अंदर जाना है, तो होस्ट के अंदर जगह बनानी है, तो जगह बनाने के लिए उसका खुद का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा अगर उसका साइज़ बड़ा होगा, ईजिली हैंडल भी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ ओराई साइट होनी चाहिए। ओराई साइट का मतलब ये है कि जब आप अपना जीन वेक्टर के अंदर डालोगे ना कि भाई तू लेकर के इसको आगे चला जा, तो जो वेक्टर के अंदर जीन होगा एटलीस्ट वो जीन जैसे ही वेक्टर खुद रेप्लिकेट करे तो वो जीन भी उसके साथ साथ रेप्लिकेट करना चाहिए। तो वेक्टर के पास रेप्लिकेशन की एक साइट होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको हम ओराई साइट के नाम से जानते हैं, और एटलीस्ट ये वाली ज़रूर होनी चाहिए किसी भी वेक्टर के पास। तीसरी चीज़, वेक्टर ने मेरे जीन को कैरी किया है और करने के बाद उसको होस्ट तक पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया है। जब मैं इस चीज़ का टेस्ट करूंगी तो वो टेस्ट करने पर मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इस चीज़ को पता लगाने के लिए एक वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए जो ये डिसाइड करवाएंगे, ये हेल्प करेंगे हमारी जानने में कि इस वेक्टर ने आगे जाकर के मेरे डिज़ायर्ड जीन को दिया है होस्ट को या नहीं दिया है। ठीक है। अगर मान लीजिए सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होगा तो मैं कभी ये नहीं पहचान पाऊंगी कि मेरे वेक्टर के अंदर जो मैंने डिज़ायर्ड जीन ऐड किया था वो आगे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वेक्टर के पास वो होस्ट के पास गया है या नहीं गया है। तो इस चीज़ को अगर मुझे जानना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर वेक्टर शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है। क्या होते हैं वो मैं बताऊँगी आपको। फाइनली रिस्ट्रिक्शन साइट, किसी भी वेक्टर के पास सेम रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, वही वाली रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए जो आपके पास जीन के पास थी, यानी जीन के आसपास थी। देखो कैसे, आपको अपना जीन जो है जो डिज़ायर्ड जीन है वो वेक्टर के अंदर डालना है। मान लेते हैं वेक्टर सर्कल है, वेक्टर गोल है, और अगर वेक्टर के अंदर आपको अपना डिज़ायर्ड जीन ऐड करना है तो उस कंडीशन में बेटा वेक्टर के पास जगह तो होनी चाहिए ना। तो पहले आप वेक्टर को क्या करोगे, कट लगाओगे। वेक्टर को कट लगा करके आप उसमें से थोड़ा सा जगह हटाओगे, वेक्टर में से जगह हटाओगे, और फाइनली आप अपना डिज़ायर्ड जीन उसके साथ ऐड करोगे। तो पहली बात तो कट करने के लिए आपके पास एक एंजाइम होना चाहिए। दूसरी बात उसको जोड़ने के लिए, डिज़ायर्ड जीन को जोड़ने के लिए आपके पास एक एंजाइम होना चाहिए। तो जब आप कट करोगे किसी भी वेक्टर को तो याद रखना जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने अपने जीन को कट किया था, सपोज मैंने इको R1 से अपने डिज़ायर्ड जीन को कट किया था, तो मैं इको R1 ही यूज़ करूँगी अपने वेक्टर को भी कट करने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, NCERT में प्रॉपर लिखा है कि आपको वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेना होगा, वही रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए उसकी जो कि आपने डिज़ायर्ड जीन को काटने के लिए यूज़ किया था, तभी जा कर के दोनों आपस में जुड़ पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, स्मॉल साइज, ओराई साइट, सेलेक्टेबल मार्कर, रिस्ट्रिक्शन साइट। NCERT के अकॉर्डिंग ये 4 चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले, बहुत हाईली वेटेज देके नीट में पूछ लेते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो आप फॉलो ना भी करो तो चल जाएगा, तो दैट इज़ स्मॉल साइज़। अगर वेक्टर का साइज़ स्मॉल नहीं भी होगा तब भी वो काम करेगा, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तो होने ही चाहिए किसी भी वेक्टर के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, आपने स्मॉल साइट करने वेक्टर डाल दिया। अब वेक्टर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। वेक्टर के टाइप बताती हूँ आपको। वेक्टर एक्चुअली कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक होता है बैक्टीरियोफाज, एक होता है प्लाज्मिड, एक होता है बैक और एक होता है यैक। ये क्या है, बैक्टीरियोफाज जो है एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ वायरस। ये एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है, यानी बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया के ऊपर फीड करने वाले वायरस को आप क्या बोलते हो, बैक्टीरियोफाज बोल देते हो।
ये क्योंकि वायरस जो है बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है, और अगर आप बैक्टीरिया को होस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो तो आप इसको एज अ कैरियर यूज़ कर सकते हो। अपना डिज़ायर्ड जीन आप इस वायरस के अंदर डाल दीजिए, ये वायरस अपना सारा का सारा जीनोम जा करके बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा देगा, यानी आपका काम हो गया। तो इसीलिए बैक्टीरियोफाज एक्ट एज अ कैरियर। प्लाज्मिड जो होते हैं ये आपको बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में मिल जाते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं वो बैक्टीरिया के पास खुद का मेन क्रोमोसोम होता है, लेकिन उसके अलावा एक और क्रोमोसोम हो जाता है जिसको हम बोल देते हैं प्लाज्मिड, जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, इसका काम एक्चुअली थोड़ा सा अलग होता है। प्लाज्मिड में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाने के लिए। देखो, हम कई बार ना दवाई ले लेते हैं एंटीबायोटिक, जिसकी वजह से हमारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और हम हेल्दी हो जाते हैं, अगर हमको मान लेते हैं फीवर है। बट समटाइम क्या होता है कि आप एंटीबायोटिक लेते रहते हो लेकिन वो बैक्टीरिया किल नहीं होता। रीज़न, क्योंकि उस बैक्टीरिया के पास उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस कौन लेकर के आता है, वो इस प्लाज्मिड के अंदर पाए जाने वाले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के थ्रू हमें मिलता है। बाद में प्लाज्मिड के इस एंटीबायोटिक जीन को हम, रेजिस्टेंस जीन को हम एज अ सेलेक्टेबल मार्कर भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ख़ास बात ये है, प्लाज्मिड जो होता है वो ना कम अमाउंट के जीन को ही, कम अमाउंट के छोटे डिज़ायर्ड जीन को ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाता है, क्योंकि इसका खुद का साइज़ छोटा होता है। लेकिन बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जब आप बनवाते हो लैब के अंदर, तो ये बड़े अमाउंट के डीएनए को कैरी करके ले जाने में हेल्पफुल होता है। लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर यीस्ट क्या है, यह क्या है यहाँ पे, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर आपको किसी यूकैरियोट का डिज़ायर्ड जीन यूकैरियोट के अंदर पहुँचाना हो, होस्ट के अंदर, तो आपको उस कंडीशन में यैक की ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़े से बड़े सेगमेंट को उठा लेते हैं और उनको जा करके एक दूसरे में पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मिड जो होता है ना वो किसी बैक्टीरिया के अंदर वेरी करता है। किसी प्लाज्मिड के अंदर, किसी बैक्टीरिया के अंदर हो सकता है वो सिर्फ 1 या 2 कॉपी ही मिले पर सेल, लेकिन हो सकता है कुछ के अंदर वो हमें 15 से 100 कॉपीज़ तक भी मिल सकती हैं पर सेल। तो इसीलिए प्लाज्मिड जो होता है ना बेटा, प्लाज्मिड का नंबर वेरी करता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड का नंबर 1 या 2 भी हो सकता है और 50 से 100 तक भी जा सकता है, 15 से 100 भी हो सकता है। ठीक, अब प्लाज्मिड की बात करते हैं। मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो प्लाज्मिड पे रहेगा। ना तो हम बैक की बात करेंगे इस चैप्टर में, ना यैक की, ना बैक्टीरियोफाज की। हमारा मेन जो रहेगा वो प्लाज्मिड रहेगा। प्लाज्मिड क्या होता है, इट इज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी बैक्टीरिया के पास खुद का डीएनए होता है लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उसको रिक्वायर होता है। प्लाज्मिड हमेशा सर्कुलर होता है। प्लाज्मिड में प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास ओराई साइट होती है, जिसकी वजह से खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है, और डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है। 1977 में PBr322 की डिस्कवरी की गई थी, विच वॉज अ प्लाज्मिड, आर्टिफिशियल फर्स्ट प्लाज्मिड बनाया गया था। इसको हम फर्स्ट क्लोन्ड प्लाज्मिड या आर्टिफिशियल प्लाज्मिड भी बोलते हैं, PBr322। इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है बेटा, सबसे पहले तो देखो प्लाज्मिड है तो ये डबल स्टैंडर्ड है, 2 ग्रीन स्टैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये सर्कुलर है, ये देखो सर्कुलर है ना, तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए फॉलो हो रहा है। क्योंकि ये डीएनए है तो इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और इसमें प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की। 1977 में 2 साइंटिस्ट थे, बॉलिवर एंड रॉड्रिगोज, उन्होंने PBr322 की डिस्कवरी की थी। यहाँ पे P का मतलब है प्लाज्मिड, B का मतलब है बॉलिवर, एंड R का मतलब है रॉड्रिगोज। ठीक है, 322 जो है वो जब ये लैब में काम कर रहे थे तो इसका डिस्कवरी नंबर है या ऑर्डर नंबर है। ठीक है, अब देखो, हमेशा जो PBr322 है आपके पास, उसके पास 2 चीज़ें होती हैं। एक एक करके चलते हैं। पहला तो उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता, साइज़ कैसा होता है, स्मॉल होता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, इसके पास ओराई साइट होती है। ये देखो यहाँ पे आपको ग्रीन रेड कलर में ओराई साइट दिखाई दे रही है, यानी कि ये रेप्लिकेशन करने वाली साइट होती है। इसी के थ्रू ये प्लाज्मिड खुद को रेप्लिकेट करता है, और अगर आपने इसमें डिजायर्ड जीन ऐड कर दिया अपना, तो वो भी साथ में ही रेप्लिकेट कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओराई साइट है। तीसरी चीज़ सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर PBr322 के पास 2 होते हैं, एक होता है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस और एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। यानी कि अगर आप इसको एंटीबायोटिक एम्पेसिलिन दे दोगे ऐसे बैक्टीरिया को, लेकिन तो वो बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड होगा, जिसके पास ये प्रॉपर्टी है कि उसके पास एक सेलेक्टेबल मार्कर है, जिसको हम एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जीन रखता है और वो जीन कोड करेगा एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस प्रोटीन के लिए, जिसकी वजह से एम्पेसिलिन का कोई फ़र्क नहीं आएगा बैक्टीरिया पे। उसके अलावा अगर आप इस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन भी दे देते हो बेटा, तो उसकी डेथ टेट्रासाइक्लिन से भी नहीं होगी, क्योंकि उसके प्लाज्मिड के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन है जो उसको टेट्रासाइक्लिन
एंटीबायोटिक से प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम बाद में एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ कर लेंगे। कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इतना समझो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन आपके पास हैं। ठीक है, एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन साइट भी होती हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर आपको PBR 320 के अंदर 322 के अंदर 8 रिस्ट्रिक्शन साइट मिल जाएंगी। देखो, एक है CLA1 के लिए, एक है HIND3 के लिए, एक है EcoR1 के लिए, उसके अलावा PVU फर्स्ट के लिए, PST फर्स्ट के लिए, BAM-H1 के लिए, SAL1 के लिए। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जिनकी लोकेशन जहाँ दी गई है आपको वो वहीं पे याद करनी होगी, और ये नीट में कई बार पूछा जा चुका है। BAM-H1 और SAL1 को अगर ध्यान से देखोगे तो इनकी साइट जो है वो टेट्रासाइक्लिन के बीच में है। इसी तरह PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट को अगर देखोगे तो इसकी जो रेजिस्टेंस साइट जो इसकी साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट, वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में है। ठीक है, मान लेते हैं अगर मैंने इस BAM-H1 को यूज़ किया और इसको यहाँ से कट लगवा दिया तो मतलब मैं पूरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को ख़त्म कर दूंगी। ऐसी कंडीशन में अगर मैं बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन दूंगी तो क्योंकि मेरे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है अब बैक्टीरिया में, तो इसलिए बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, बट अगर मैं उसको एम्पिसिलिन दूंगी तो वो बच जाएगा, क्योंकि ये तो इंटैक्ट है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की जो साइट है वो तो इंटैक्ट है। बट मान लो अगर मैंने PVU फर्स्ट दे दिया तो मतलब मैंने यहाँ पे कट लगवा दिया, यहाँ पे कट लगवाने के बाद एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को मैंने ख़त्म कर दिया। अब अगर आप उस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन दोगे तो बेटा उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई जीन नहीं है रेजिस्टेंस के लिए। बट अगर आप उसको टेट्रासाइक्लिन दोगे तो उसको वो बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, दैट्स वाई हम इनको एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। बाद में देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि हमारा DNA रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है। ठीक है, फाइनली आपको ये 8 साइट याद करनी है, SAL1, BAM-H1, CLA1, HIND3, EcoR1, PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट। अगर ध्यान से देखोगे तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट रिपीट नहीं हुई है। अगर आप एक प्लाज्मिड ले रहे हो तो उस एक प्लाज्मिड के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट एक से ज़्यादा बार नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आपका जो प्लाज्मिड है वो कई फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, विच कैन क्रिएट अ कन्फ्यूज़न। इसीलिए हमेशा एक ही साइट होनी चाहिए एक एंजाइम के लिए। जैसे एक SAL1, BAM-H1, CLA1, HIND3, EcoR1, PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट, इन सब के लिए सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट होती है, एक से ज़्यादा नहीं मिल रही है, रिपीट होके नहीं मिल रही। ROP भी यहाँ पे दिया गया है, PVU2 भी आपके पास ROP के अंदर दिया गया है, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन साइट है। ROP एक प्रोटीन है जो कि कोड्स करती है कैसी प्रोटीन के लिए, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। अगर प्लाज्मिड को रेप्लिकेशन करना है तो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए एक प्रोटीन है जिसको बोला जाता है ROP, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, विच हेल्प इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। आई होप ये समझ में आया होगा। सो दिस इज़ योर PBR 322। ठीक है, बट एक्चुअली होता क्या था ना कि आपको जब इसको यूज़ करते थे ना PBR 322 को, तो इसके सिलेक्शन के टाइम पे कि ये हमारे जीन को आगे होस्ट तक केयरफुली पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा, वो जब हम सिलेक्शन करते थे तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता था। कैसे होता था डिटेल में बाद में समझेंगे, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होता था। इसीलिए इसको रिप्लेस करने के लिए हमने ईजी चीज़ें यूज़ करने के लिए हमने एक और प्लाज्मिड बनाया, एक और हमने ऐसा वेक्टर बनाया जिसको बोला जाता है PUC19। एक्चुअली में ये डिराइव किया गया था, ये PBR 322 के अंदर मॉडिफिकेशन करके ही बनाया गया था। इसको हम बोलते हैं PUC19। PUC19 का मतलब है प्लाज्मिड मेड, मतलब प्लाज्मिड जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर बना था, प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसके बहुत सारे स्ट्रेन हैं, 17, 18, 19, 21। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट स्ट्रेन हैं, बट आप एक ही स्ट्रेन यहाँ पे देख सकते हो, 19 वाला मैंने लगाया है। अब इसमें क्या था, यहाँ पे इसमें आपको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मिल जाएगा, यहाँ पे सेम रहेगा, ये बिल्कुल प्लाज्मिड की तरह ही था, सारी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट थी, लेकिन एक जगह पे फ़र्क कर दिया गया। यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था जैसे कि यहाँ पे है, बट यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जीन था, उसको चेंज करके यहाँ पे लेक्सी जीन रख दिया गया। अब देखो ये इजी प्रोसेस थी। लेक्सी जीन जो होता है ना, वो एक ऐसा जीन है जो आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या बनवाता है, एक प्रोटीन बनवाता है जिसको हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, विच एक्ट एज ए एंजाइम। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है इट कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है
वो एक सबस्ट्रेट को तोड़ के एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है जो आपको एक ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर लेक्सी जीन कंप्लीट है तो ऐसी कंडीशन में ये सबस्ट्रेट को तोड़ेगा। सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या होता है, एक्स गैल होता है, गैलेक्टोज भी हम उसको बोल देते हैं। उसको तोड़ेगा और उसको तोड़ने के बाद आपको एक प्रोडक्ट देगा विच इज़ अ क्रोमोजेनिक प्रोडक्ट, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो जो कलर को एमिट करता है, क्रोमोजेनिक कलर एमिटिंग ऐसा प्रोडक्ट होगा। तो उस कंडीशन में वो प्रोडक्ट आपका ब्लू कलर का होगा, ठीक है। अगर ये इंटेक्ट है तो आप जब सिलेक्शन करोगे तो आपको कॉलोनीज ब्लू कलर की मिलेंगी। बट मान लीजिए मैंने अपना डिज़ायर्ड जीन लेक्सी जीन के अंदर डाल दिया, यानी जहाँ पे इसकी पोजीशन है उसी जीन पर, उसी जगह पर मैंने अपना डिज़ायर्ड जीन डाल दिया। तो क्या मैंने लेक्सी जीन को इंटरप्ट कर दिया? यस, मैंने इसको इंटरप्ट भी कर दिया। अगर मैंने लेक्सी जीन को इंटरप्ट किया तो क्या ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा? नहीं बनाएगा। अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा तो क्या ये किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है? ये नहीं कर सकता। इसका मतलब उस कंडीशन में आपको ब्लू कलर नहीं मिलेगा। सो अगर मैं ये जानना चाहती हूँ वेदर माई होस्ट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड और नॉट, फॉर सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं ये फॉलो कर सकती हूँ कि लेक्सी जीन को मैंने इंटरप्ट किया है या नहीं, मेरा जो जीन मैंने डाला क्या वो प्रॉपर लगा है या नहीं, वेक्टर के अंदर जुड़ा है या नहीं, ये चीज़ का डिसाइड मैं लेक्सी जीन से डायरेक्ट कर सकती थी। मुझे बार बार दो टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पक इज़ द सिंपलेस्ट फाइंडिंग्स बाय यूजिंग पीबीआर। पीबीआर को यूज़ करके हमने एक सिंपलेस्ट फाइंडिंग की है, दैट इज़ पक, जो कि बहुत ही इजी रहता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि मेरा जो जीन है वो पर्टिकुलर प्लेस पे गया है या नहीं गया है, ठीक है। अब देखो ये तो है वेक्टर, इनके कैरेक्टर मैंने बता दिए, क्या क्या यूज़ कर सकते हो, कैसे होते हैं, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इनके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट। अब मुझे इस पक को तोड़ना है बेटा। मैं इसको क्यों तोड़ूंगी? मैं इसको इसलिए तोड़ूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना डिज़ायर्ड जीन भी तो ऐड करना है ना। तो अगर मैं डिज़ायर्ड जीन ऐड करूँगी तो मुझे जगह तो बनानी पड़ेगी। तो इसको तोड़ने के लिए मैं वही वाला प्लाज्मिड, वही वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लूँगी जो मैंने अपने डिज़ायर्ड जीन को बनाने के लिए लिया था। जैसे कि अगर आपको याद हो मैंने इको R1 यूज़ किया था, इसकी सीक्वेंस ये थी। इसको यूज़ करके मैंने अपने डिज़ायर्ड जीन में स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करवाए थे। अब मैं अपने प्लाज्मिड को भी इको R1 से ही तोड़ूंगी। मैं इस साइड से उसको तोड़ूंगी, इस साइड से तोड़ूंगी तो मेरे पास डीएनए में क्या बन जाएगा, एक फ्रेगमेंट टूट जाएगा। और टूटने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक छोटी सी जगह मिल जाएगी। उस जगह पर मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी अपना डिज़ायर्ड जीन जो मैंने यहाँ पे लिखा है। मेरा वेक्टर टूटने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इस वेक्टर में मैं अपना डिज़ायर्ड जीन सेगमेंट ऐड कर दूँगी। ऐड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी एक लाइगेज, एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज, विच एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह वो काम करेगा। अब उसने क्या करना है, उसने इसके साथ इसको जोड़ देना है, ठीक। अब ये इसके साथ इसको जोड़ देगा। ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, ये सारा का सारा काम आपका हो रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत सारे अपने टूटे हुए जीन यहाँ पर लिए हैं, यानी जो मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट करवाए थे वो सारे जीन भी मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिए। मैंने अपने टूटे हुए जो वेक्टर हैं वो भी अपने पास ले लिए, और क्योंकि मैंने तोड़ा भी इनको इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर है तो हाई चांस है कि ये वापस में जुड़ भी सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो, ये आपस में ना जुड़े, इसीलिए हम एक बैक्टीरियल एल्केलाइन फॉस्फेटेज ऐड कर देते हैं, या फिर हम एक काफ एल्केलाइन फॉस्फेटेज ऐड कर देते हैं साथ में। वो क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है ताकि वेक्टर आपस में ना जुड़े, जीन आपस में ना जुड़े। हमेशा जो जुड़ सके वो क्या होगा, डीएनए लाइगेज ऐड करने पे वो हमेशा वेक्टर और जीन ही होगा। यानी कि एक वेक्टर और एक जीन ही मेरा जुड़ पाएगा अगर मैंने बीएपी और सीएपी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह मैंने वेक्टर और डिज़ायर्ड जीन को ऐड कर दिया। नाउ दिस इज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो यहाँ पे अगर मेरा वेक्टर आपस में जुड़ गया तो वेक्टर की लाइगेशन हो गई। पॉसिबिलिटी तो है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर मेरा वेक्टर, क्योंकि टूटे हुए पीस भी यहीं पे हैं, तो अगर मेरा वेक्टर अपने ही टूटे हुए पीस से जुड़ गया तो ये हो गया वेक्टर लाइगेशन। लेकिन ये क्या होगा, इट इज़ अ नॉन रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। अगर मेरा वेक्टर मेरे डिज़ायर्ड जीन के साथ जुड़ गया तो वो हो गया मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर, जिसको हम हाइब्रिड डीएनए या काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं। और इनको जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाता है दैट इज़ डीएनए लाइगेज, विच इज़ डिस्कवर्ड बाय हरगोबिंद खुराना
T4 DNA ligase was the first DNA ligase which is used। तो T4 DNA ligase जो है हरगोबिंद खुराना जी ने डिस्कवर किया था, और इसका यूज़ होता है वेक्टर को किसके साथ जोड़ने के लिए, डिज़ायर्ड जीन के साथ जोड़ने के लिए, ताकि मैं एक रिकॉम्बिनेंट, हाइब्रिड या काइमेरिक DNA बनवा सकूं। ठीक, अब वेक्टर ने अपने अंदर सब चीज़ें रख ली, वेक्टर रेप्लिकेट करना चाहता है, वेक्टर को रेप्लिकेट करने के लिए एक पर्टिकुलर होस्ट की रिक्वायरमेंट है। नाउ थर्ड कंपोनेंट कम्स इनटू द पिक्चर। यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट क्या है, हमारा होस्ट होता है। ठीक है, अब वो होस्ट एक प्रोकैरियोट भी हो सकता है, एक यूकैरियोट भी हो सकता है। इस चैप्टर में मैं बात करूँगी प्रोकैरियोट की। नाउ दिस इज़ माई होस्ट जिसका नाम है ई कोलाई। ई कोलाई यहाँ पे आप देख सकते हो, ई कोलाई यहाँ पे होस्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे अब 3 कंडीशंस है बेटा, ध्यान से सुनना। ये 3 इकोलाई मैंने लिए, 3 इकोलाई मैंने लिए, तीनों इकोलाई के पास उनका खुद का क्रोमोसोम है। ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हो, ये तीनों के पास खुद का बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, मेन जीनोम होगा। लेकिन उसी पूरे के पूरे कल्चर प्लेट में मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहली पॉसिबिलिटी, इकोलाई ने बाहर का डीएनए जो आपने ऐड किया, बाहर डाला हुआ है, ये सब आपने बाहर से कुछ भी उठाने से मना कर दिया। अगर इकोलाई ने बाहर से कुछ भी उठाने से मना कर दिया, इसका मतलब उस इकोलाई के अंदर कुछ भी नहीं गया, उसका सिर्फ खुद का जीनोम रहेगा। ऐसी कंडीशन में नो अपटेक ऑफ प्लाज्मिड। ऐसी कंडीशन में जो इकोलाई आप होस्ट की तरह यूज़ कर रहे हो वो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, दूसरा केस मान लेते हैं कि इकोलाई ने बाहर से डीएनए उठा तो लिया, प्लाज्मिड उठा तो लिया, लेकिन उसने वो ऐसे वाला प्लाज्मिड उठा लिया जिसके अंदर मेरा डिजायर्ड जीन था ही नहीं। तो इसका मतलब उसने बैक्टीरिया ने कुछ तो उठाया है ना, यानी वो ट्रांसफॉर्म तो हुआ है, उसने खुद को चेंज तो किया है, ट्रांसफॉर्म तो है, पर उसने नॉन रिकॉम्बिनेंट को उठा लिया है। पहले वाले केस में तो उसने उठाया ही नहीं था, तो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट तो भूल ही जाओ। पहला तो है सिर्फ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, उसने खुद को चेंज तक नहीं किया है। दूसरे वाले ने उठाया लेकिन गलत उठा लिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को उठा लिया। ठीक है, बट उसने उठाया इसीलिए वो ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट प्लस नॉन रिकॉम्बिनेंट। और तीसरा, उसने एग्जैक्ट वही उठाया जो हमें चाहिए था। बैक्टीरिया ने इकोलाई ने उसका खुद का मेन जीनोम, और उसने कौन सा वेक्टर उठा लिया, ये वाला जिसके पास आपका डिजायर्ड जीन और वेक्टर दोनों थे। यानी ये ट्रांसफॉर्मेंट भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है, ट्रांसफॉर्मेंट भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है। ठीक है, तो इसका मतलब मेनली मेरे पास ये चीज़ समझ में आ गई मुझे कि ये मेरे काम का है, इन दोनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब पहली बात ये तो मैंने कहा कि इसने उठाया है ना, कि बैक्टीरिया ने बाहर से उठाया, लेकिन उठाया कैसे? इसको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मेथड्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर इनटू द होस्ट। उठाने के भी तरीके होते हैं। बाहर के एनवायरनमेंट में वेक्टर पड़ा हुआ है और उसको इकोलाई उठाएगी, कैसे उठाएगी? देयर आर लॉट ऑफ वेज, जिसमें आपके पास जो है पैथोजेनिक भी आते हैं और नॉर्मल भी आते हैं। जैसे कि पहला मैं बात करूँगी हीट शॉक मेथड, है ना। एक्चुअली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आते हैं जिनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे मेथड रहेंगे। ओके, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं करेंगे। मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। जितना भी पार्ट बचेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि जब आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके डालते हो बैक्टीरिया के अंदर अपने डिज़ायर्ड जीन को, तो आप उसमें वेक्टर का यूज़ नहीं करते हो। आप डायरेक्ट क्या करते हो, अपना डिज़ायर्ड जीन उठाते हो और जो आपको चाहिए वेक्टर को हटा दो बीच में से, आप डायरेक्ट उसको होस्ट में डाल देते हो। दैट इज़ द डायरेक्ट मेथड, राइट। लेकिन जब आप वेक्टर का यूज़ करते हो, वेक्टर आपका प्लांट में डालना चाहते हो, आप अगर प्लांट आपका होस्ट है तो आप अलग तरीके का वेक्टर यूज़ करते हो। अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना चाहते हो, एनिमल वगैरह के अंदर डालना चाहते हो, एनिमल आपका होस्ट है, इकोलाई आपका होस्ट है, तो उस कंडीशन में आप जो यूज़ करते हो वो डिफरेंट टाइप के आपके प्लाज्मिड होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, है ना। तो उनके बारे में हम एक एक करके अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं होपफुली नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी।
आज ही नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी और टाइम लगेगा इसमें, और मैं थोड़ा और क्लैरिटी के साथ आपको समझाऊंगी। तो प्लीज़ लिंक जो दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार उनको जा करके देख लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं। आई होप आपको मेरा चैनल जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको और वीडियोस इस तरीके की चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं, और होपफुली मैं नीट 2025 से पहले पहले सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूँगी, पूरे वन शॉट बन जाएगा आपका बायोलॉजी का। तो प्लीज़ गो फॉर दैट एंड लाइक द वीडियो, share the channel and subscribe the channel. Thank you.